प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती आईनी मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कौम की अमानत में खयानत नहीं कर सकते। मौलाना ने PTI से हाथ मिला लिया। विफाकी हुकूमत की तमाम कोशिशें रायगा गईं। मोहसिन नकवी की मौलाना को मनाने की ताहाल कोशिशें। मुलाकात, नकवी फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 3 अंपायर्स को तौसीह देने के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। बानी PTI का बड़ा इल्जाम, हुकूमत नए चीफ जस्टिस से खौफजदा क्यों, बड़ा इंकशाफ कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए पकड़ धकड़ शुरू। PTI ने भी अपने पत्ते तरतीब देने शुरू कर दिए। अवाम कश्तियां जलाकर लाहौर जलसे के लिए निकल आए। बानी PTI ने टास्क दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुल्क से करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग, सख्त एहतसाब शुरू। सऊदी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार कर लिया। 20 साल कैद, करोड़ों जुर्माना, जायदाद और रकम, तहाइफ और ज़रई ज़मीन जब्त करने का हुक्म। इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अहलिया के कपड़ों की तफसीलात जाहिर न करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में पड़ गए। तहकीकात शुरू। पाकिस्तान में कौन से वज़ीर-ए-आज़म और सुदूर की बेगमात को कहां से कितने तहाइफ मिले और उनका क्या बना, इसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राना साहब, जिस तरह से हम आज का पूरा दिन भी देखते रहे कि मौलाना की 2-3 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज हमने देखा कि एक वाज़ेह बयान मौलाना ने दिया जब वो असद कैसर के घर खाने पे गए, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे को हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये कौम के साथ अमानत में खयानत से मुतरादिफ है। अब ये एक बहुत वाज़ेह लाइन है जो मौलाना ने ली है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या हुआ वहाँ पे? देखें, जो कुछ जब लीडरलेस गवर्नमेंट चल रही हो, अब लीडरलेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरदारी साहब भी लीडर हैं, शहबाज शरीफ भी लीडर हैं, लेकिन इस आईनी इस्लाहाती पैकेज को लीड किसने किया? जरदारी साहब खुद जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। लीड किसने ली? सारे अपनी अपनी कहानी, और सब मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, PTI भी वहीं जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान तो एक सही सियासी मुदब्बिर बन के सामने आए ना, तो सबको खंदा पेशानी के साथ मिलते रहे, गुफ्तगू करते रहे, सुनते रहे, और जो भी पटड़ा कर दिया गवर्नमेंट के साथ, जो कुछ इलेक्शन में उनके साथ हुआ था उन्होंने उसको सूद समेत चुकाया। क्या भाई, फिर जिसने मेरे साथ हाथ किया था वो नहीं मान रहे थे, और जब गुफ्तगू शुरू हुई तो आपको पता है कि ये एंड करने से पहले जो आज फिक्रा का है, 1.5 हफ्ता पहले उन्होंने असेंबली में कहा कि अब फॉर्म 45 हो या 47 पार्लियामेंट यही चलेगी। इत्मीनान हो गया इनको सारों को कि जी बस मौलाना साहब तो हमारे हाथ में है। और सब लोगों ने इस तरह समझा कि सब तो वो जो शेख रशीद कहते हैं कि जेब की घड़ी है, मौलाना साहब सेशन भी बुला लिए। और मौलाना साहब ने कहा भाई मेरे से बात किसने की है, मुझे तो बताओ आप। गवाही बिलावल भुट्टो भी दे रहे हैं कि जनाब ना कोई ऑफर किया ना मौलाना ने मांगा है। मैंने शायद 2-3 दिन पहले जब पिछले हफ्ते आपसे शायद बात की थी तो और जगह पे भी मैंने कही कि 1-2 लोग जो मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती टीम में आखिरी दिनों में मिले, उन्होंने कहा जी मौलाना अब इस खात्मे के बाद पॉलिटिकल बार्गेनिंग शुरू करेंगे। उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया, तो वो बिलावल साहब ने भी कर दी बात। अब ना हुकूमत के पल्ले कुछ रहा और मौलाना साहब सबसे आगे खड़े, और आपके और हमारे मीडिया की वजह से मौलाना साहब को आज असद कैसर साहब के खाने पे जाना पड़ा, जो आपने सवाल पूछा है। ये कोई खास यूं नहीं आप कह सकते कि वहां कोई मीटिंग थी। इतनी दफा बार बार मीडिया ने सवाल उठाया कि अब आप मुख्तदी भी हो गए, PTI वाले उनके दर पे बार बार हाजिर होते हैं। मौलाना एक दफा भी ना आया आपके पास, और आप बार बार चल के जा रहे हैं, हुकूमत भी जा रही है, तो वो फिर जाहिर है वो पख्तून रिवायात भी हैं, तो फिर वो असद कैसर साहब ने खाने पे भी बुलाया, और लोग उसको दूसरा पहलू भी देख रहे हैं कि खान साहब के बहुत ज्यादा अलीमीन गंडापुर कुर्बत में चले गए हैं, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी खुद ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान का भी उनका निशाना है डेरा इस्माइल खान की वजह से, और असद कैसर भी जख्म खुर्दा है, माने ना माने उनके भाई को स्पीकर भी नहीं बनने दिया अली अमीन गंडापुर ने, चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें मिला लें तो इस वक्त तो फिर गेम मौलाना साहब खेल रहे हैं और आगे चलेगी अभी।
अच्छा राणा साहब, ये जो कुछ आपने बातें की हैं, आई एम श्योर इसमें से कुछ डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन ये जो उसके बाद जब मौलाना ने ये वाज़े बयान किया खाने पे जब वो गए, उसके बाद उन्होंने एक वाज़े लाइन ली, उसके बाद उन्होंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई, वो अकेले में मिले, तो ये कोई मैसेजिंग हुई है आपके ख्याल में? देखिए, मोहसिन नकवी साहब या तो एस्टेब्लिशमेंट के प्योर नुमाइंदे होके वो बिलावल भुट्टो के साथ भी जाते हैं और कई घंटे रात को बैठते हैं, अलग सुबह के नमाज से पहले वो वापस निकलते हैं, वो और बिलावल भुट्टो, और तासुर होता है कि बस अब आखिरी मुलाकात ये और कल तरमीम शुरू हो रही है। मोहसिन नकवी के ताल्लुकात राणा साहब, आपकी आवाज़ में डिस्ट्रप्शन है, या तो इनको दोबारा ले लेते हैं कॉल पे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राणा साहब जी, ठीक है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ में थोड़ी डिस्ट्रप्शन थी। क्लास साहब, जो बताया है आमिर इलियास राणा साहब ने, खासतौर पे जो इंडिकेट किया है असद कैसर के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से, क्या कह रहे हैं? कुछ ज़रा साइड पर रखे। राणा साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है जिस पे मैं अभी आएंगे तो सवाल भी करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत में एक ही लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत चला रहे हैं, ये मुख्तलिफ लोग क्यों जा रहे हैं? दैट्स अ मेन क्वेश्चन जो उन्होंने रेज़ किया है कि बिलावल अलहदा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब अलहदा जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब अलहदा जा रहे हैं, ये तीनों जो हैं एक ही काम के लिए जा रहे हैं और इकट्ठे और अकेले अकेले जा रहे हैं। मतलब मेरे लिए दैट्स वेरी मतलब मिस्टीरियस थिंग। चले हम मान लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं जी, उनकी फ़ौज से बड़ी कुर्बत है, उन्हीं की सिफारिश पे कहने पे वो लग गए हैं वज़ीर दाखिला, समझ में आता है वो कोई उनका जाना एक डिफरेंट एक उनके लिए मैसेजिंग होगी मौलाना साहब के लिए, मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेज रही है, विच आई थिंक अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए मैसेजिंग करानी है तो इट्स नॉट ए गुड चॉइस माई व्यू। कि आप फिर आपकी पहचान जो होती है कुछ और होती है, आप मतलब पॉलिटिकल पहचान नहीं है आपकी अदरवाइज है। आपने जब मैसेजिंग करनी हो तो कोई और तरीके होते हैं, कोई और लोग होते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब को सिविल ड्रेस पहना के आप उनसे कोई फौजी पैगाम दिलवाना चाहते हैं, इट वॉन्ट वर्क मेरा ख्याल है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं नहीं निकल रहा। सो वो तो एक साइड पे हो गया। दूसरी साइड पे तो चलो शहबाज शरीफ साहब और ये हो गए, इसके बाद तारड़ साहब भी गए, सारे लोग गए, ये चले हुकूमत में। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब हैं वो भी उसी साइड पे हैं, तो वो पहले घर में बैठ के बिलावल साहब और ये शहबाज शरीफ साहब वो ये कि मतलब आपस में क्यों नहीं तय कर लेते कि हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे बात करेंगे, एक ही दफ़ा जाएंगे। ये अकेले अकेले क्यों जा रहे हैं? मतलब ये चीज़ जो है ना, ये मिस्ट्री बड़ी, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं, यानी प्रेशर ग्रुप से भाई एक ही बात है ना, तीन लोग इकट्ठे, मौलाना साहब से कोई इन्होंने कोई कुश्ती पहलवानी तो करनी नहीं है जी, चलो हम तीन लोग जाएंगे तो मौलाना को गिरा लेंगे और हम कुश्ती जीत कर आएंगे। एक ज़बानी गुफ्तगू ही करनी होती है ना। या आप समझते हैं कि आप ज़्यादा मतलब आर्टिकुलेट हैं तो चले हम अकेले जाएंगे, आप अपना करें, आप अपना करें। इसका नुकसान हुआ है जो बात उन्होंने की है अभी। इससे मौलाना साहब को ये लगा है कि ये सारे के सारे मरे पड़े और इतनी बड़ी इनकी मजबूरी है कि ये बार बार आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, हर घंटे बाद आ रहे हैं और मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। मतलब मेरे पास रोज़ाना 4 बंदे, कोई काम हो किसी एक बंदे का, मेरे पास रोज़ाना 6 बंदे आना शुरू हो जाएं और बार बार आना शुरू हो जाए, मुझे तो लगेगा यार भाई साहब ये तो फंस गए हैं, ये तो कोई चक्कर है, ये तो इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, ये तो मेरे बगैर तो इनका काम नहीं चलता, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो भाई पहाड़ पे तो आपने चढ़ा दिया मौलाना साहब को, अब उतारें कैसे? उधर से खान साहब पहुंच गए हैं, उनके ईगल्स पहुंच गए हैं, उनके अकाब पहुंच गए हैं, उन्होंने मौलाना साहब को मज़ीद उन्होंने हवा भर दी कि मौलाना साहब आपके बगैर तो हुकूमत एक कदम नहीं उठा सकती। और ये बात ठीक भी है। तो एक तो स्टेज ये था कि मौलाना साहब ने आपके साथ एक ट्रिक खेला है, आप जो बात बताए ट्रिक में हैं, या तो मौलाना साहब को पहले करते राजी, हालांकि आपको पता है मेरा वोट मौलाना साहब के साथ है। जब इन्होंने लेकिन क्लास साहब एक बात आपने तवातुर से कही कि पीटीआई के पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो अभी ऐसा क्या चीज़ है जो पीटीआई की तरफ टिल्ट होने पर मौलाना को मजबूर कर रही है? व्हाट एक्चुअली इज अ पॉइंट जिसे मौलाना कन्विंस्ड है कि मुझे दूसरी साइड पे नहीं जाना? दोनों को पता है कि ये एक दूसरे के किसी काम के नहीं है, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी। मौलाना साहब का इत्तेहाद जो है पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, नवाज लीग से भी हो सकता है, उनका हर एक पार्टी से हो सकता है, लेकिन केपीके में उनका किसी पार्टी से नहीं होगा, स्पेशली इमरान खान साहब से नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का वोट काटते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है, ये वक्ती अलायंस है, हफ्ता रहे, 4 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, वटेवर। सवाल ये है कि जो आपका है कि ये खान साहब उनको क्या ऑफर करेंगे? उनको वजारत आला तो देने से रहे इसकी केपीके की, मौलाना साहब आपने बहुत बड़ा एक कौमी एक फरीज़ा सर अंजाम दिया है, आपने काजी फैजीसा साहब जो हमारे मुखालिफ थे, दुश्मन थे और हमें जेलों में डलवा रहे थे, आपने उनका पता साफ करवा दिया। एज ए रिवॉर्ड के तौर पर हम आपको केपीके की ठीक है ये वजारत आला है ना, हम आपको पेश करते हैं सर जी, आपका इनाम है। ठीक है, इनाम
अगेन क्या इमरान खान साहब इतना बड़ी ऑफर कर सकते हैं? ये कर रहे हैं ऑफर कि हम आपको आमिर इलियास राणा साहब साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी आमिर इलियास राणा साहब, आप बता रहे थे, आप बात कर रहे थे कि क्या हुआ ये मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात थी, इसकी क्या वजह थी? देखिए, मोहसिन नकवी तो चेक ही करने आ रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे फेल हुए हैं पहले मरहले में अपने तौर पे। मौलाना तो तैयार है ना, वो आज जो उन्होंने कहा कि हम इस गैर आईनी मुसवदे को ही नहीं मानते, तो अभी जो वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बात की और वेबसाइट पे लगा दिया हम मुसवदा दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई खुर्शीद शाह साहब से भी, वो खुद तो लंदन जा रहे हैं 23 तारीख को, तो बता रहे थे कि चूंकि इमरान खान ने खुद COD साइन किया हुआ है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर तो इमरान खान भी मुत्तफिक है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ राणा साहब मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी ब्रदर, ये मैंने अभी गूगल करके, मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो भी आपकी तरह राना ही हैं, उन्होंने मुझे ये बात की कि इमरान खान साहब ने साइन किए हुए हैं इस पे COD पे। मैं इग्नोरेंस कह लें, मेरी लाइल्मी कह रहे हैं, मैं इतराफ़ कर लेता हूँ। ये कब की बात है? खान साहब ने कब इस पे साइन किए थे उस डॉक्यूमेंट पे? मुझे तो नहीं याद पड़ता, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कब ये बहुत बड़ी खबर होती है अगर इमरान खान साहब COD पे साइन करते। इट माइट हैव बीन बिग स्टोरी, मतलब ये मेरे से कैसे ये उसे स्किप हो गया? अगर हो तो मेरी बहुत बड़ी नलायकी है सर, आप जरा मुझे बताएं जरा सर। जिन दिन मेरा ख्याल है उन दिनों तो आप खुद भी और मरहूम अरशद शरीफ भी वहीं थे ना। ये खान साहब एग्जैक्टली सर, आप रुकिएगा, इमरान खान साहब हरगिज़ उस दिन वहां पे नहीं थे, वहां नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, बाद में भी साइन नहीं किए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ आदम नजीर तारड़ ने ये बात कही, दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने बात की। मैं और आप दोनों ही हम चेक कर लेंगे कि क्या बाद में उन्होंने साइन किया। मैंने चेक किया है, वैसे मुझे तो नजर नहीं। आप प्लीज, आपके ज्यादा अच्छे सोर्सेज भी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है। मैं भी इसको इस प्रोग्राम के इसके बाद चेक कर लूंगा, लेकिन मैंने नाम कोट किया आपको खुर्शीद शाह। ठीक बात है आपकी। उधर आदम नजीर तारड़ कह रहे हैं, ठीक है। ये बात कई दिन से हम सुन रहे थे, आज 2 लोगों से ये एक ही वक्त में बात सामने आ गई। चलें, वो मानते हैं या नहीं मानते, ये तो बात अब अगली है ना, कि 19वीं तरमीम पे भी इत्तेफाक है कि उसको खत्म करें, ताकि ये जो जजों ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है ना कि चिट पे जज रखने हैं, कम से कम ये पार्लिमान का कुछ तो 4 लोग और आ जाएंगे, फैसला करेंगे। बिल्कुल जो गिलानी साहब 0 खुद हो गए थे, चाहे वो कहें कि नून लीग ने दबाव किया था। मैं आपको बताऊं रऊफ साहब, जब जिस दिन ये यूसुफ रजा गिलानी को इफ्तिखार चौधरी ने दोबारा बेंच लगा के और हैंस फोर्थ विद का ऑर्डर किया था कि फौरी तौर पे वजारत उज़्मा से फारिग, उस दिन मैं लंदन जा रहा था और खुर्शीद शाह मुझे मिले एयरपोर्ट पे, इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ, और अभी फैसला अनाउंस नहीं हुआ था और मैंने जहाज में निकल जाना था। जब फैसला आना था तो मुझे उसने कहा, खुर्शीद शाह साहब से मेरी बात है, उन्होंने कहा इस रजा को सजा मिलेगी। इन्होंने हमारी बात, वो रजा लफ्ज यूज कर रहे थे, और आज ये इफ्तिखार चौधरी इसे सजा देगा, इसे नायल करेगा। हम इसे मना कर रहे थे कि 19वीं तरमीम मत करो इफ्तिखार चौधरी से, ये मारेगा सबको, और आज इसे सजा मिलेगी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने सजा दी यूसुफ रजा गिलानी को, क्योंकि स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने तो नहीं मानी थी ना वो सजा, आसिफ सईद खोसा वाली उड़ा के रख दी थी वो सजा, के नहीं मानती ना, तो फिर दोबारा दरखास्त गई और फिर उसके ऊपर सजा हुई थी। बहरहाल ये एक तारीख का हिस्सा है कि इत्तेफाक से हम उन सब चीजों को दोबारा दोहरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब पीटीआई गलत नहीं कह रहा, मौलाना साहब अगले मरहले में सर राणा साहब, क्योंकि तारीख आप बड़े अच्छे तरीके से याद रखते हैं, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो पहला फैसला आया था तो उसमें उन्होंने गिलानी साहब को 1 मिनट की सजा दी थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और मेरा ख्याल है उस वक्त ये आसिफ सईद खोसा साहब जो थे ना बेंच को, ये सदारत कर रहे थे, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट दी गई थी, जिस पर गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, वज़ीरत उज़्मा नहीं छोड़े, जिस पर इमरान खान साहब और शायद बाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये एक पटिशन लेके गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के पास कि जनाब ये इस सज़ा के बाद ये तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, गिलानी साहब खुद तो छोड़ नहीं रहे, आप आर्डर करें। तो मेरा ख्याल एतजाज़ एहसन साहब अपेयर्ड एज अगेन अटॉर्नी इनके गिलानी साहब के ब्याह पे, तो उस वक्त तो नाहल कराने वाले तो इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब सारे शामिल थे, इन्होंने जाके एग्जीक्यूट करवाई थी सर उस सज़ा का फैसला सर। जी, चूंकि स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने उस सजा के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल नहीं किया था, रूलिंग दी थी उन्होंने, ठीक है, रूलिंग दी, और वो वजीर आजम के तौर पे काम करते रहे। फिर ये दोबारा बेंच नया बना, उसमें शायद एहसन इकबाल ने दरखास्त दी थी या किसने दी थी, अगेन चेक करने वाली बात है, लेकिन उसमें PMLN शामिल जरूर थी कि भाई जब एक सजा हो चुकी है तो उसके ऊपर आपको अमल दरामद करवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो इफ्तिखार चौधरी साहब खुद बैठे थे उस बेंच में,
और साकिब निसार भी थे, मेरा ख्याल साकिब निसार भी साथ थे, क्योंकि वो जो है ना शायद उन्होंने तौहीन अदालत का केस का कानून खत्म किया, कुछ इस किस्म की मुझे फौरन याद नहीं आ रही, लेकिन आपकी बात से चीजें जहन में एकदम क्लिक हो रही हैं कि वो फिर उन्होंने स्ट्राइक डाउन भी कर दिया था तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का, कि आप नहीं कर सकते और फलां नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चूंकि गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं और समझते नहीं है, जैसे इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो ट्रिब्यूनल्स थे उसमें से रिटायर्ड जज निकाल के हाजिर सर्विस जज लगाए थे और इनको फिर अब दोबारा रिटायर्ड ट्रिब्यूनल लगने लगे। और कल भी एक नई कहानी शुरू होगी, क्योंकि आमिर फारूक साहब फैसला देने जा रहे हैं, वो जहांगीरी साहब को बहाल शायद करेंगे। अब फैसला तो उन्होंने ही देना है, लेकिन चूंकि वो अपना माइंड ओपन कर चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने मुझसे पूछ के ये ट्रिब्यूनल कायम किया था जहांगीरी साहब वाला, तो जब ये खत्म कर रहे थे तो मुझसे बात नहीं की, तो उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि कल एक ऐसा फैसला आ रहा है और दूसरा फैसला जो जुडिशल ऑर्डर के हिसाब से मियां गुल औरंगजेब ने इमरान खान और उनकी अहलिया का जमानत का केस तोशाखाना 2 में है, वो भी उनके हक में आने लग रहा है कल, क्योंकि उसमें है कि जो जमानत का फैसला है वो 3 दिन में होना चाहिए। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्होंने लफ्ज यूज किया मियां गुल औरंगजेब ने कि इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, तो वो चीजें भी अब आ रही हैं और एक नई लड़ाई कल से हमें शुरू होती हुई नजर आएगी। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ पे खड़े होंगे अब आके, कि एक तरफ ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ उनकी ही बातें मान के गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी है तो गवर्नमेंट में इत्तेहादी है उनकी, सदर भी उनके हैं, गवर्नर भी उनके हैं, चेयरमैन सेनेट भी उनके हैं, सिर्फ वजीर नहीं है, तो वो आ रहे हैं अब उस तरफ मौलाना फजलुर रहमान को लेके। अब के पीटीआई को आप बिठाएं, क्योंकि आपने कहा कि डिले करें और ज़ाहिर वोट तो इनके चाहिए। अब अगर कल पंजाब मतलब ये जो अगले हफ्ते में जहांगीरी साहब उड़ा देते हैं 3 नून लीग के एमएनए, तो आईनी तरमीम तो गई ना, कहीं गई। यहाँ तो एक एक एमएनए के पीछे भाग रहे हैं कि 2 आजाद नून लीग पीटीआई के हम ले लें जो किसी भी फैसले की जद में नहीं आ रहे, तो 3 अगर उड़ गए तो फिर क्या होगा। हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना इसके वक्त, तो ये तो एक बड़ी नई लड़ाई शुरू होने जा रही है और ठीक ठाक किस्म की होने जा रही है। अभी तो हम आईनी तरमीम को कर रहे हैं, कल से कानून की एक नई लड़ाई शुरू हो जाए। मतलब है कोई सुकून नहीं है, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जो बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल है, इस मुल्क में सुकून से हमें क्या मतलब है कोई ना कोई रोज़ की बुनियाद पे कोई फड्डा डांग सोटा लड़ाई मार कुटाई वो चलती रहेगी, हमारे भी शो चलते रहेंगे, अवाम भी ज़रा बिजी रहेगी। अच्छा सर जी, अभी रबिया ने मुझसे पूछा है कि हुकूमतों को जो हम बात कहते रहते हैं कि हुकूमतों के पास मौलाना साहब को देने के लिए बहुत कुछ है, वही मैं बार बार एक ही डायलॉग बोलता हूँ, लोग इसे उनका बोर होगा। दीवार फिल्म वाला जो है सर, अमिताभ बच्चन वाला, अमिताभ बच्चन के अपने भाई से वो होगी ना, उस तरह मेरे पास बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उस गरीब ने कहा मेरे पास माँ है। हुकूमतों के पास वो बंगले, कोठियाँ, महल, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो इमरान खान साहब के पास क्या है? मौलाना साहब को वो क्या देंगे? मौलाना साहब जो उनके साथ इसे जफ्फी डाले खड़े हैं सर, उनको वहाँ से क्या मिल सकता है? देखें, अब ये मैं जो क्योंकि बीच में कॉल डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं अगर आपका फिक्र आखिरी सुन सका था सर, जो मुझे समझ आया तो वो ये था कि कोई वजारत आला की बात हो सकती है मौलाना फजलुर रहमान। आखिर पे मैंने कहा ये रह गया ना, खान साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे कि मौलाना को वजारत आला दे दें। मैं इसलिए वहीं से शुरू करता हूँ सर प्लीज। जब मैं कॉल ड्रॉप हुई तो मैंने कहा था कि असद कैसर की भी जो भी वो कहें वो जख्म खुर्दा अली अमीन गंडापुर के, तो ये भी जख्म खुर्दा है अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान। तो ये कुर्बतें मिल भी रही हैं, इमरान खान के लिए भी हैं, तो ये मिल मिला के ये भी हो सकता है कि जी आप तो दफ्तर खारजा की तरफ भी चढ़ पड़े हैं, आप अफगान हुकूमत के कौंसल जनरल की म्यूजिक पे ना उठने की तावील को भी मान रहे हैं, जबकि लोग म्यूजिक लगा के बता रहे हैं कि चाइना में और वहाँ पे कतर में भी म्यूजिक मौजूद है, उसके अंदर उनके तराने में भी तो सारे खड़े रहे हैं एहतराम में। तो बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर तो एहतराम हम अपना नहीं करते तो किसी दूसरे मुल्क का क्या कराएंगे और क्या गुफ्तगू करेंगे। हमारे तो मसाइल अपने और तरह के, हमें ना अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल है। मुल्क के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो तौर पाकिस्तानी तो पता नहीं हम में नासुल कौम कितने गिर चुके हुए हैं, इसीलिए हमारी मिसाल बहुत गंदी तरीके से दुनिया में दी जाती है। हमने इज्जत और गैरत का तकाजा खुद भीख मांग मांग के, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जाते हैं, लेकिन हम ना प्रिविलेज क्लास को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि उनकी मराहत वापस ले लें। यहाँ पे मेरा और आपका बिल्कुल एक ही नुक्ता नजर है कि ये जब तक ज़कूटे जिन चिमटे हुए हैं ना, वो जो लफ्ज़ आप बोलते होते हैं, मैं वो दोबारा आपकी तरफ की बजाय खुद बोलता हूँ, ये मसला हल नहीं हो सकता कि ये कौम से कुर्बानी मांगते हैं, खुद नहीं देते। इन सबको पहले खुद कुर्बानियां देनी होगी, फिर बात बनेगी कि कौम तो खड़ी हो जाएगी, कौम हमेशा साथ देती है। अच्छा सर, तो ये बताइए, ये खान साहब और मौलाना साहब का ये जो पॉलिटिकल रोमांस है, ये कितने अरसे चलता लग रहा है आपको? कब तक? हफ्ता, महीना, 10 दिन, साल, 6 महीने? आपकी क्या रीडिंग है सर? आप भी माशाल्लाह
30 साल तो होने वाले हैं आपको भी यहाँ इस्लामाबाद में सर, आपने भी बनते गिरते सबको देखा है बड़े करीब से। ये कब तक चलेगा सर? मुझे नहीं लगता, ये बस वो मजबूरी का सौदा है, शादी तो नहीं हम कह सकते। आज भी खान साहब ने बहुत रिलक्टेंट होके कोई बुरा फिक्रा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए कोई मस्बत पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि वो जेस्चर ही दे देते कि नहीं कोई बात नहीं, हमारी बात चल रही है। उन्होंने नहीं दिया और उनको शक शुबहात बहुत ज्यादा हैं। मौलाना ने तो फिर भी हंसते हुए कह दिया अगर चलो उन्होंने मुझ पे कोई बात नहीं की तो मैं भी नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब का लहजा जो है ना वो शकूक में पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। जब चूंकि मेरे हमारे रिपोर्टर इमरान असगर जाते हैं, वो बिल्कुल रेगुलर बुनियाद पे जेल को कवर करते हैं और मैं उनसे रोजाना पूछता हूँ जब भी वो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कपड़ों का, उनके बोलने का। वो थे इत्मीनान में, आज शेव भी की हुई थी, वरना पिछली पेशी पे वो थे उसमें कि टेंशन नजर आ रही थी। लेकिन मौलाना के ऊपर उनके चेहरे के तासुरात ये नहीं थे कि वो इस खुशगमानी में हैं कि वो रह जाएंगे। तो अभी देखें कि असद कैसर और ये बाकी लोग जाके क्या रिपोर्ट देते हैं खान साहब को कि हमारी क्या मुलाकातें हुई हैं। आरिफ अलवी साहब भी चुके मौजूद थे। मौलाना साहब ने तो इन पे मेज उठा के, वो इंग्लिश का मुहावरा है ना, टर्न द टेबल्स, मौलाना ने तो उठा के मेज उठा के मुंह पे दे मारी हुकूमत के, भाई ये लें जी अपने मतलब तमाम मेन्यू सिमायत उन्होंने मेज उनके मुंह पे दे मारी है। क्या ये चांसेस भी हैं कि हुकूमत कहे कि यार छोड़ो यार ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं चीफ जस्टिस, जो बिलावल कर बनने दें, इनसे पहले भी मुश्किल जजेस से हमने वो भी मैनेज किए, हैंडल किए, भुगते, क्यों हम जाएं मौलाना साहब की कीमत बढ़ाएं, मौलाना साहब को इंपॉर्टेंट बनाएं, उनके हम घर गए, मिन्नतें की, तरले की, ऑफर्स की, बला बला की, मौलाना साहब जाके उन्होंने अपने पुराने दुश्मन इमरान खान साहब को गले लगा लिया। तो लगे रहने दें दोनों को, पहले तैरुल कादिर साहब और इमरान खान साहब कज़न थे, अब मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब कज़न बन जाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हुकूमत चल रही है चलते रहे, हम नहीं बात करते फर्दर। ये चांसेस हैं इस बात के, या हम अगर मेरे और आप जैसे लोगों को ऐसी गैरत आती है कि कोई हमें दर से वापस कर दे, हम दोबारा उसके दर पर न जाएं। यहाँ सियासत में तो पता है इस तरह की चीज़ें ये तो घूंट भर के पी जाते हैं। कोई इस तरह की सोच हो सकती है कि नहीं जाते मौलाना साहब, ठीक है जी रहें अपने खान साहब के साथ रहें और वो जाने और आप जाने, हमारी हुकूमत चल रही है हम चलाते रहेंगे, हम नहीं करते। चौधरी निसार अली खान नहीं है कलासरा साहब बदकिस्मती से कि कोई एक तो इज्जत और गैरत की बात करे और फिर वो खड़े होके सियासी तौर पे चीजों को दुरुस्त कर सकें। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल 10 दफा और भी मेहनत करेंगे, नहीं हटेंगे, मौलाना साहब की तरफ जाएंगे। और ये मेरे हिसाब किताब में कोशिश पूरी होगी कि जो मैंने आपको अभी बात बताई ना कि कानूनी की बजाय जो आईनी कोर्ट बनानी है नई और 19वीं तरमीम खत्म करना, कुछ और छोटी मोटी चीजें मिला के ये मौलाना को पैकेज पे लाएंगे और इमरान खान साहब फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि उस वक्त मौलाना कहेंगे कि देखें मेरी शराइत पे गवर्नमेंट आ गई है, सारे तादी आ गए, अब आप मेरा साथ दें। और उस वक्त इमरान खान नहीं देंगे साहब, वो बिल्कुल नहीं देंगे। जो उनकी सरिश्त है उसमें मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल इन सबको वो एक फिक्रे में झाड़ के और बराबर कर देंगे। वो पहले तो लाहौर के जलसे के लिए देखेंगे कि कितना जोर पार्टी ने लगाया 21 सितंबर का, और उसके बाद चीज़ों को वो नए तरीके से देखेंगे। और अभी 1-2 फैसले अदालतों से भी आने हैं, अभी हमें नहीं पता वो मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि मियां गुल औरंगजेब साहब का ये अगेन जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने लटकाया तो है मामले को कि हमें रिपोर्ट दे वजारत दिफा के उनका प्लान क्या है, पक्की सॉलिड बात। सर ये जो खबरें आ रही थी कि बैरून मुल्क से, अरब मुल्क से फ़ोन आया था मौलाना साहब को और मौलाना साहब उसके बाद राज़ी हो गए थे और किसी एक वफाकी वजीर ने बड़ मार दी, भड़क मारी, उन्होंने कहा मौलाना साहब को हमने फ़ोन करा दिया है, मौलाना साहब से बात हो गई, उन कोई फिक्र की बात नहीं है। तो मौलाना साहब एक अरब मुल्क के टेलीफोन का बोझ उठा चुके हैं, मतलब इनकार कर चुके हैं, फिर ये समझा जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। देखें हमारे ही एक साथी जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने ये खबर दी, मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा कि टेलीफोन के ऊपर मौलाना गिर जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि जी तो रोटियां भी तो वहीं से खाते हैं तो फिर फोन भी उनका क्यों नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क इस तरह कह भी सकता है और मौलाना सुन भी सकते हैं। मतलब ये मुल्कों को भी नज़ाकतों का पता होता है कि कब क्या बात करनी होती है, मैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं कि भाई। और मैं वफाकी वजीर की बात को भी नहीं मान रहा कि कोई हम मतलब मैं उनकी खबर के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल, जब जो मेरी अपनी बात है वो ये है कि इन्होंने हैंडल ही ठीक नहीं किया। राना साहब पहले इससे पहले आगे जाए, अगर आपको याद हो 10 सितंबर 2007 मुझे याद है, मैं और अरशद शरीफ वहाँ से लंदन से नवाज शरीफ साहब का जब जहाज़ आ रहा था वापसी के लिए, हम उस जहाज़ में शामिल थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने अखबारात के लिए। तो उस वक्त भी एयरपोर्ट पे एक दिन पहले जो सऊदी वो थे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ,
उन्होंने यही इस्लामाबाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कागज़ दिखाया था कि जी नवाज शरीफ साहब का 10 साल का मुआहदा है जनाब मुशर्रफ से भी, हमसे भी, कि ये वापस नहीं आएंगे, चुप रहेंगे। तो उस वक्त भी तो बड़ी ब्लैटेंट किस्म की मुदाखलत तो की गई थी। मुदाखलत तो पाकिस्तान में होती रही है सर। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं आया था मार्च 2000 में और मेरी जनाब मुशर्रफ से मुलाकात हुई थी तो मैंने मुशर्रफ को कहा था कि नवाज शरीफ को फांसी वगैरह नहीं देनी, भुट्टो को दे दी थी, वो आज तक पाकिस्तान नहीं निकला, तो आपने नहीं देनी। बाद में उनकी सिफारिश में सऊदीज, लेबनीज, कतरीज जो हैं उन्होंने सारी डील तैयार की थी। इसके बाद कंडोलीज़ा राइस की बुक देख लें सर, उसमें उसने लिखा है बड़ा क्लियरली कि जनाब कि मैंने और इसके जनाब मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकातें कराई थी, डीलें कराई थी, फिर सऊदीज नवाज शरीफ को वापस लाए थे 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के बाद। सो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस के जब बैरून मुल्क से फ़ोन भी होते रहे, मुदाखलतें भी होती रहे भाईजान। इट हैज़ बीन हैपनिंग ऑल ओवर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हमारी लंबी हिस्ट्री आपने बड़े अच्छे अंदाज से की। लेकिन वो जो प्रिंस मुकरन थे ना, जो सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ थे, जब आप लोग जहाज से उतरे थे ना सर और नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया था, तो उसके बाद उन्होंने चकलाला एयरवेज पे ही वो पेपर लहराया था कि ये था वो मुआहदा और इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि उस वक्त तक ना बेनज़ीर भुट्टो साहब मरूमा की वापसी हुई थी। और वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, चूंकि आपने तारीख के झरोकों की बात की सर, तो जब ये क्लिंटन के बाद एक कतर में OIC की बड़ी गैर मामूली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे जो उस वक्त के क्राउन प्रिंस शाह अब्दुल्ला, बाद में बन गए अब्दुल्ला मरहूम थे, उन्होंने इनसे कहा था, ये एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे मुशर्रफ से कि देखो ये जो है ना, इसको नवाज शरीफ को हमारे पास भेज। और इन्होंने ओके किया, फिर नहीं भेजा। फिर सितंबर में जब ये गए UN में मुशर्रफ साहब, तो इनको कोई भी नहीं मिल रहा था और सऊदी डेलीगेशन भी नहीं मिल रहा। और फिर जब इनकी मुलाकात हुई तो जो बताया गया, तो वहां शाह अब्दुल्ला ने ही मुंह मोड़ लिया बैठ के। तो उन्होंने पूछा, हुजूर आपको मसला क्या है? तो उन्होंने कहा मसला यह है कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक भुट्टो को फांसी दे के तुमने लकीर खींच दी, अब इसको मारोगे तो पाकिस्तान को कैसे बचाओगे? तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ और बाकी लोगों को अरेंज करना पड़ा कि किस तरह नवाज शरीफ बाहर चला। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये हुई। हमारे पास जो सऊदी सफीर थे उस वक्त 77 में भुट्टो के दौर में, उनका भी एक बड़ा किरदार रहा है। असीरी साहब नवाज शरीफ वाले टाइम में, मुशर्रफ के उस टाइम में यहाँ सऊदी सफीर थे, वो भी हर घर में पहुंच रहे थे, सबके साथ मिल रहे थे। ये हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं है कि यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान को फोन आए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर चीजें अरेंज होने के बाद आता है फोन, निचले सिफारती सतह पे। मौलाना ने कुछ दिनों के लिए टाइम तो नहीं मांगा कि जनाब इतना रोला पड़ गया है, शोर पड़ गया है, मेरी भी कोई लोग कल को मुझे कहेंगे जैसे जनाब मुशर्रफ को टांट किया जाता है जी, वो देखें जी कि 9/11 के बाद एक टेलीफोन कॉल पे ढेर हो गए थे अमेरिका की, मैं भी एक यहाँ से एक अरब मुल्क की कॉल से मैं भी ढेर हो गया था, मुझे भी टांट किया जाएगा। तो कुछ दिन ठहर जाए, ज़रा मतलब मट्टी शट्टी धूल शूल बैठ जाए, बात कर लेंगे, देख लेंगे। और आप वाली बात मुझे समझ में आती, कल मैं ये बात कह भी रहा था कि मौलाना और बिलावल एक जॉइंट एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे, ये पेश करेंगे, हुकूमत को निकाल के कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे अब आप इसके हाथ में वोट डालें, ताकि लोग ये ना कहें मौलाना साहब जो है ना वो बिक गए हैं, झुक गए हैं। और मौलाना साहब ने अपने ही बिल में उन्होंने वोट डलवाए हैं हुकूमत से। और आपकी बात ठीक है, इमरान खान ना करेंगे तो मौलाना साहब कहेंगे मैं क्या करूँ, हमारा बिल था, बाकी पार्टी ने जाने, खान ने नहीं डालना। ये स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, लेकिन ये कितने तक ये फेस सेविंग रहेगी, क्योंकि महीना तो एक है सिर्फ। देखिए वो एक साहब फरमा रहे थे 25 अक्टूबर अभी बहुत दूर है मुज़ाकरात करने, मतलब दिल्ली हनोज दूर अस्त, आप ये कह रहे हैं कि नहीं 25 अक्टूबर वो कह रहे थे दूर है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ बात चली जाती है तो चाहे उसमें काजी फायदी सा है या नहीं है, अगर ये बन जाती है तरमीम, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सियासी काम तो खत्म हो जाएगा ना। और इस मुल्क के सियासत सुप्रीम कोर्ट से, फौज से निकलनी चाहिए ना, जिनका काम है सियासत उनकी तरफ रहनी चाहिए। ये सियासतदानों के सोचने का काम है कि कैसे बचा सकते हैं। तो राणा साहब हम खबरें क्या करेंगे, शो क्या करेंगे, अगर डांस छोटा खत्म हो गया, फड्डे खत्म हो गए, या अदालतें बन गई, काम आराम सुकून से चल गया, तो हमारा काम कैसे चलेगा भाईजान? मैं आपको ना फिर 1997 में ही ले जाता हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मलेशिया गया सर, और वहां पे हमें ना उन्होंने बिल्कुल सबको पीछे कर दिया, रेड टेप लगा के ना कि जर्नलिस्ट पीछे रहें। और सरताज अजीज मरूम वजीर खारजा थे। अगले दिन ना मैंने सुबह उनसे कहा, मैं खैर जो हुआ वो तो लंबी बात हो जाएगी, मैंने कहा ये देखिए ये एजुकेशन लीड है। कहने लगे तुम लोग बाद नहीं ना आते, ये मातीर ने यही किया ना तुम्हारे सब लोगों के साथ यहाँ पे, तो ये मुल्क तरक्की कर गया है। यहाँ पे एजुकेशन ही लीड छपती है भाई, तो मुल्क तरक्की कर गया। यहाँ हमने भी तो बाद आने का, ना आने का ठेका लिया ना।
कि कोई काम ऐसा नहीं करना। ये भी खबरें इसलिए बनाई जाती हैं कि लड़ जाओ, खून आ गया है, फलाना आ गया, कि रास्ता कुछ। राणा साहब, ये इतने बच्चे हैं, चूचे हैं, रोटी को चोची कहते हैं कि आपके मेरे कहने पे लड़ पड़ते हैं। ये बड़े सादा लोग हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? ये कोई मतलब क्या कहूँ मैं टीवी पे बैठ के, नहीं, बड़े बात सिंपल किया है, ये आप और मेरी बातें सुन के लड़ते हैं, यहाँ पे लड़ते हैं भाईजान। नहीं, मेरी बड़ी रीडिंग है इस पे, आपसे आपका इख्तलाफ जरूर होगा, लेकिन नवाज शरीफ ने अगर पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर दिया था दहशतगर्दी के बावजूद, और इतनी बिजली जीरो हो गई थी, चाहे जैसे भी मंसूबे थे, पाकिस्तान को ला खड़ा किया था दोबारा, तो फिर किसका शौक हुआ था कि नहीं ये तो अगला इलेक्शन स्वीप कर जाएगा, इसको मारो। तो कहीं पनामा आ रहा था, कहीं एक्सटेंशन चला था। आपसे फिर बहस करेंगे, तो हमने भी नहीं चलने दिया किसी ने। इस पे बहस करेंगे आप और मैं किसी वक्त, इस पे बहस होगी आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे ये जो तहाइफ का मामला है और उसके ऊपर तहकीकात भी शुरू हो गई हैं, अहलियाँ हैं वज़ीर आज़म की, और उसके बाद एक कंपैरिजन हमारे पास भी मौजूद है। हमारे भी कुछ तहाइफ हैं जो मिलते हैं, मिनिस्टर्स को भी मिलते हैं और फिर उनके अहलिया को भी मिलते हैं, और फिर उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए भी वो तैयार नहीं होते, मानते भी नहीं हैं कि ये कोई गलत चीज़ है। तो ज़रा कंपेयर करेंगे और सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मामला वहाँ पे डिफरेंट है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।